बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लोदियों को हराएंगे और उसके बाद स्टैब्लिश करेंगे मुगल एम्पायर। बाबर वैसे रिलेट करते हैं तैमूर डायनेस्टी से, जो मंगोल और ईरान के आसपास है। लेकिन बाबर को गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाता और वहां पर अदर जो रूलर हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद बाबर थोड़ा सा भटकते रहते हैं और फिर उनको एक लोदी गवर्नर बुलाता है कि भाई इधर आ जाओ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो बाबर आ जाता है और फिर बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंडिया में लड़ता है 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत हरियाणा में एक प्लेस, वहीं पर फर्स्ट बैटल होता है और यहां पर लोदियों के लास्ट रूलर को बाबर हराता है और 1526 से ही दिल्ली सल्तनत का एंड होता है और मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। और बाबर तुजुक ए बाबरी के नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है और इस ऑटोबायोग्राफी से हमें पता चलता है कि भाई बाबर ने कैसा एक्सपीरियंस किया इंडिया में और उसे क्या क्या चीजें लिखी। तो ये उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है जो उसने ही लिखी है। और उसने बताया कि इंडिया में दो रूलर सबसे बड़े थे, एक थे विजयनगर के कृष्णदेव राय, दूसरे राणा सांगा राजस्थान वाले। उनके बारे में थोड़ी सी तारीफ की है और सबके बारे में बोला है कि इतने ज्यादा बड़े रूलर नहीं थे। और बाबर का गोल जो था इंडिया आने का, तो सबसे पहला गोल था पंजाब पर कंट्रोल करना। पंजाब इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे पड़ने वाला एक प्रांत और बाबर के एंसेस्टर ने पहले भी पंजाब पे कंट्रोल किया था। तो इसे लगता था कि ये मेरा नेचुरल राइट है कि मैं पंजाब के ऊपर कंट्रोल करूं। लेकिन जब ये इंडिया आया तो इसने देखा पूरे इंडिया में कोई बड़ा रूलर नहीं है, तो बाद में इसने इंडिया पर कंट्रोल कर लिया और फिर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसे लगा इंडिया पे ही मैं रूल करता हूं। और ये पहले रूल जो कर रहा था एक तो काबुल अफगानिस्तान और कंधार, ये भी अफगानिस्तान, लेकिन कंधार और काबुल में इतने रिसोर्स नहीं थे जिससे बाबर की जो नीड है वो पूरी हो पाए। इसलिए बाबर ने भी इंडिया की तरफ आना अच्छा समझा, तो उसने इंडिया पर कंट्रोल किया और इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में तो लोदियों को हराया। उसके बाद राणा सांगा से भी एक बैटल लग रहा, बैटल ऑफ खानवा। खानवा इसे लड़ने के लिए बाबर वेस्टर्न बॉर्डर में राजस्थान की तरफ गया, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर से ही हमेशा अटैकर अटैक करते थे। तो बाबर चाहता था वेस्टर्न बॉर्डर मेरे कंट्रोल में हो और जब भी कोई मेरे ऊपर अटैक करे तो मुझे पता चले। लेकिन वहां पर एक थोड़े से पावरफुल लीडर राणा सांगा रूल कर रहे थे, तो आसान नहीं था बाबर के लिए राणा सांगा को हराना। लेकिन वो गया
और उसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुआ। काफी लंबे टाइम तक ये चला और एट द एंड बाबर की जो सेना थी वो ये जीत गई। उसके बाद बाबर ने कंट्रोल कर लिया वेस्टर्न बॉर्डर पर। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं वो गद्दी पे बैठता है। हुमायूं गद्दी पर बैठा और बाबर ने उसे बोला था कि बेटा अपने भाइयों के साथ मिलके रहना। तो इसने बोला ठीक। मुगल एम्पायर में एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि इनके यहां ये नहीं बताया जाता था कि अगला सक्सेसर कौन, तो लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था भाइयों को। और इस लड़ाई में कई बार बहुत सारे लोग मरते भी थे। हुमायूं गद्दी पर बैठा तो हुमायूं लड़ना चाहता नहीं था, इसलिए इसने अपने स्टेट का, अपनी किंगडम का डिवीजन कर दिया और सभी भाइयों को बोला देखो मैं आप लोगों को शेयर दे रहा हूं, इतना इतना शेयर आपका है और आप लोग इतना इतना शेयर लो और उस प्लेस पे रूल करो, मुझे मेरी जगह रूल करने दो। ये सारी बातें हुमायूं कहता है, तो पीसफुली अपने भाइयों के साथ लैंड को शेयर कर लेता है, तो इसकी वजह से लड़ाई भी नहीं होती। लेकिन इस डिवीजन की वजह से हुमायूं की जो पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही डिवीजन होगा इसका मतलब स्टेट के पास जो राइट है वो कम हुआ, लैंड रेवेन्यू मिलना कम हुआ, तो हुमायूं की इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी और उसने अस्करी जो इसका भाई है, साथ में हिंदाल ये भी इनका भाई है, और कामरान, ये सब हुमायूं के भाई और बाबर के बेटे हैं। और इस चीज का फायदा एक पर्सन ने उठाया जिसका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बाबर की सेना में एज अ सोल्जर था, काफी ज्यादा गरीब फैमिली से आया लेकिन मेहनती बहुत ज्यादा था, लड़ने में बहुत पावरफुल। तो जब ये वीक हुआ हुमायूं की किंगडम, तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं से लड़ाई लड़ी और 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ और इस बैटल में शेर शाह सूरी जीत गया। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बोला कि ये ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, बंगाल वाला, बिहार वाला, ये मेरा हुआ। फिर दोबारा एक साल बाद फिर बैटल हुआ दोनों के बीच, बैटल ऑफ कन्नौज। और कन्नौज में फिर दोबारा से शेर शाह सूरी जीता और इस बार शेर शाह सूरी ने पूरा प्लान बना लिया था कि हुमायूं का एंड ही कर देता हूं। तो कन्नौज में शेर शाह सूरी ने हुमायूं के मारने की सोची। हुमायूं भागकर
नदी में कूद जाता है और वहां उसे एक नाव चलाने वाला बचा लेता है। लेकिन गद्दी पर जो कंट्रोल है वो शेरशाह सूरी कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने 15, 30 to 40 डाला है और उसके बाद डैश में 56। हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठेगा, एक बार 1530 से 40, फिर उसके बीच के टाइम पीरियड में शेरशाह सूरी रूल करेगा और उसके बाद फिर दोबारा से हुमायूं आएगा। हुमायूं अपनी जान बचाकर ईरान पहुंचता है और हुमायूं की बेगम को बच्चा भी होने वाला था, तो अपने बच्चे जिसका नाम है अकबर, उसे अपनी एक वर्क करने वाली वुमेन या दासी मेहमन आरा उसके पास छोड़ के चला जाएगा, आगरा के पास, और अपनी बेगम खुद के साथ वो चला जाएगा। ईरान जाता है, अपने भाइयों से हेल्प मांगता है, अस्करी, हिंदल, कामरान, कोई हेल्प नहीं करता, बोले हमें नहीं पता। ईरान पहुंचता है और ईरान में पहुंचकर उनसे भी हेल्प मांगता है, तो थोड़ी बहुत हेल्प वहां से मिलती है और फिर दोबारा ये 1555 में गद्दी पर बैठता है और इसके बीच शेरशाह सूरी वर्क करता है। फिर उसके बाद गद्दी पर बैठता है। हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था, तो एक दिन लाइब्रेरी जा रहे थे हुमायूं जी, लाइब्रेरी गए, बुक पढ़ा, बुक पढ़ के निकल ही रहे थे और अचानक सीढ़ियों से पैर फिसला, लुढ़कते पुढ़कते नीचे की तरफ गए और सिर सीढ़ियों में जाके लगा। सिर जैसे सीढ़ियों में लगा थोड़ा सा खूनम खान हुआ, ब्लड लॉस हुआ और वहीं पर हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो गई। उसके बाद इनकी कब्र दिल्ली में ही बना दी गई। वहीं बाबर की जो कब्र है वो काबुल में बनी। तो ऐसे हुमायूं का रूल चला और इन दो मुगल राजाओं के बीच एक बीच में जो राजा बनेगा शेरशाह सूरी, वो रूल करेगा। और शेरशाह सूरी बेशक कम टाइम पीरियड के लिए रूल करता है, लेकिन जितना भी रूल करता है कुछ नई चीजें करता है। और बोला जाता है शेरशाह सूरी ने अकबर के लिए पूरा बेस रेडी कर दिया। अकबर को ग्रेट बनाने में शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा रोल है। तो शेरशाह सूरी आते ही कुछ रिफॉर्म करेगा और वैसे ये बहुत गरीब परिवार से था, इसलिए इसे हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत रहती थी, लेकिन इंटेलिजेंस काफी था और चालाकी भी जानता था। लगभग 5 साल 1540 से 45 शेरशाह सूरी रूल करेगा और ये जिस टाइम रूल करेगा उसे बोलेगा सूरी डायनेस्टी या सल्तनत। बाबर वैसे हुमायूं को पहले ही समझा के गया था कि बेटा शेरशाह सूरी से बच के रहना, बहुत चालाक आदमी है और साथ में लड़ने में भी बहुत अच्छा है और दिमाग तो इसके पास है ही। लेकिन हुमायूं ने नहीं माना, तो उसके बाद अपनी किंगडम देनी पड़ी। और शेरशाह सूरी बहुत सारी चीजें करेगा।
सबसे पहले ये जो रिफॉर्म लाएगा वो है लैंड में रिफॉर्म। लैंड रेवेन्यू के लिए कुछ रिफॉर्म लेके आएगा। उस टाइम इनकम का सबसे बड़ा सोर्स लैंड रेवेन्यू, और इसलिए ये चाहता था कि किंगडम की इनकम में इंक्रीज हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है प्रोडक्शन इंक्रीज हो। इसलिए इसने सबसे पहले क्या किया, जो फार्मर थे वो अपना पैसा ब्रोकर के देते थे और फिर उसके बाद किंगडम के पास जाता। तो शेरशाह सूरी ने पहला काम ये किया, इन ब्रोकर को हटा दिया। मीडिएटर जो थे खूत, मुकदम, चौधरी, ये ब्रोकर हुआ करते थे, बिचौली। तो शेरशाह सूरी ने कहा इनकी जरूरत क्या है कि आपका काफी ज्यादा शोषण भी करते हैं, तो इनको हटाते हैं। तो पहला काम तो ये किया कि ब्रोकर को या मीडिएटर को हटा दिया। और उसके बाद टैक्स रेट 1/2 50% रखा, क्योंकि पहले जो किंगडम थी वो 1/3 लेती थी, लेकिन ये ब्रोकर जो थे वो 60-70% वसूलते थे। तो शेरशाह सूरी ने कहा तुम 50 हमें डायरेक्ट दे दो, हम आपको इन ब्रोकर से बचा लें। तो पब्लिक ने कहा ठीक है। और फिर इसने लैंड को रिकॉर्ड बनवाने के लिए उसका पूरा मेजरमेंट करवाया, किसके पास कैसी लैंड है, कितनी लैंड है। और इस प्रोसेस को जो शेरशाह सूरी ने करवाया उसे कहते हैं मसाहत। पूरा लैंड का रिकॉर्ड एक तरीके से रखवाना, ये मसाहत कहलाता। और फिर उसके बाद एक और वर्ड जब्ती, ये भी लैंड के रिकॉर्ड से रिलेटेड था। और फिर इसने लैंड का डिवीजन कर दिया। एक लैंड जो काफी ज्यादा फर्टाइल मतलब गुड लैंड, दूसरी लैंड जो कम फर्टाइल मतलब मॉडरेट, और सबसे लास्ट में लोअर। जैसी जैसी क्वालिटी उस हिसाब से टैक्स भी लिया जाता था। और फिर उसके बाद इसने एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी कुछ चीजें की, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वहां पे पीस, और पीस के लिए जरूरी है आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही से चले, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए लिखने के लिए शेरशाह सूरी ने रीजनल रेस्पॉन्सिबिलिटी का डॉक्ट्रिन लिया। रीजनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी हमारे देश में प्रधान होता है जो गांव का हेड होता है, मेयर होता है जो म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है, साथ में एमएलए, एमपी, और उनके नीचे बहुत सारे सिविल सर्वेंट। और इन सब का काम है कैसे देश के अंदर पीस बने। ऐसे ही लोकल लेवल के ऑफिसर से लेकर अपर लेवल के ऑफिसर तक ग्राउंड लेवल पर काम करने की बात शेरशाह सूरी ने की। और एक पद जो बना अमीन
और इस अमीन का काम होता था रूलर को हर बात के बारे में बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है लॉ एंड ऑर्डर में, कौन ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है। और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी डिसीजन लेता था। तो ऐसे इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और इसमें काफी ज्यादा कामयाब भी रहा। फिर उसके बाद इसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ कैंपेन किए। कुछ लड़ाई लड़ी और शेरशाह सूरी ने एक लड़ाई लड़ी रायसीन बैटल। ये राजपूतों के खिलाफ लड़ा और शेरशाह सूरी ने उनको बोला आप लोग सरेंडर कर दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उन लोगों ने हथियार गिरा दिए, लेकिन शेरशाह सूरी ने पीछे से उनको मार दिया। इसलिए बोला जाता है कि शेरशाह सूरी ने बहुत गलत किया। ये जीत तो हासिल की, लेकिन ये जीत का जो तरीका था वो सही नहीं था, मीन्स बहुत बेकार था। इसलिए बोला जाता है शेरशाह सूरी के करेक्टर पर एक दाग की तरह ये जीत थी। इसी तरह इसने मालवाड़ का बैटल लड़ा। यहां पर इसने बड़ी चालाकी से कुछ फेक पेपर निकाले और फेक पेपर निकाल के वहां के लोगों में बांट दिए और वहां पर थोड़ा सा रिवॉल्ट हुआ और रिवॉल्ट का फायदा उठा के ये भी पहुंच गए। तो यहां पर भी जो उसने जीत हासिल की वो रॉन्ग तरीके से हासिल की। लेकिन फिर बाद में ही शेरशाह सूरी कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे इंडिया के शासन को ठुकरा दिया। अगर मैं ये सारी चीजें नहीं करता तो लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट बना रहता, लेकिन अब लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो उसके ऊपर ट्रस्ट ना करने का सबसे बड़ा रीजन था कि उसने कुछ ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो सही नहीं थी। और इसलिए उसको ये सब झेलना भी पड़ा। आगे चल के शेरशाह सूरी लैंड के लेवल पर एक पॉलिसी और चलाता है जिसका नाम है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है फार्मर, किसान। तो शेरशाह सूरी ने अपनी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के थ्रू डायरेक्ट किसान के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बोला आपको ब्रोकर को कोई देने की कुछ जरूरत नहीं है, हमें दो, डायरेक्ट दो। इसी पॉलिसी को कहते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। आगे चल के ब्रिटिश लोग भी इस सिस्टम का यूज करेंगे और इससे थ्रू पट्टा, आप लोगों ने सुना होगा गांव के अगर आप हैं, कि रेंट पे जमीन दी जाती है जिसे कहते हैं पट्टा देना।
और साथ में कबूलियत। कबूलियत मतलब कितना लैंड रेवेन्यू वसूल किया गया। लैंड रेवेन्यू हमें कितना मिला और पट्टा मतलब कितने पे हमने दिया। उसी का यूज रैयतवाड़ी सिस्टम में शेरशाह सूरी ने किया। साथ में लैंड की मेजरमेंट के लिए एक यूनिट का उपयोग किया जो आज भी यूज की जाती है, नॉर्थ इंडिया में आपको दिख जाएगी, बीघा। बीघा यूनिट शेरशाह सूरी ने दी और ये अकबर के टाइम, जहांगीर के टाइम, उस टाइम भी चलेगी। और इसके लिए नापने के लिए जरी, लोहे का एक पूरा टुकड़ा होता था, उसने नापते थे, उसी को कहते थे जरी। और इस यूनिट को इसने नाम दिया गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, ये इसने यूनिट को नाम दिया। और शेरशाह सूरी के समय इस सब को इंप्लीमेंट करने में जो इसके गवर्नर ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया, उसका नाम है टोडरमल। इसलिए कई बार इसे टोडरमल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो टोडरमल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इस तरीके से इसने अपनी इनकम को बढ़ाया। इसके अलावा इसने कुछ और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को भी चलाया। ज्यादातर पार्ट पर यही पॉलिसी चलती थी, लेकिन कुछ पर कुछ और भी थी, जैसे बटाई। बटाई मतलब आप लोग प्रोडक्शन कर लो, उस प्रोडक्शन में से कुछ हिस्सा मुझे दे देना, ये बटाई सिस्टम था, या जिसे कानकून, बटाई या कानकून सिस्टम भी कहते हैं। कई बार आपसे बस इतना ही पूछाएगा, बटाई कानकून किससे रिलेटेड है, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से। और शेरशाह सूरी की एक बात, लैंड रेवेन्यू लगाने में थोड़ा सा सॉफ्ट पॉलिसी थी, मतलब ज्यादा इंक्रीज करता नहीं था, लेकिन वसूली में, कलेक्ट करने में एकदम हार्ड। कोई किसी को ये नहीं कि आसानी से कि भैया आज नहीं दूंगा कल दूंगा, बोले देना है तो देना है। तो इसने पावर का काफी यूज किया कलेक्शन में, और इस वजह से लैंड रेवेन्यू बढ़ा भी, क्योंकि कलेक्ट टाइम पे होता था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पर भी काम किया, और जो ट्रेड होता था उस ट्रेड पर एक टैक्स लगाया, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर चुंगी टैक्स। जैसे अभी आप लोगों ने जीएसटी सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सामान जाता है तो जीएसटी लगता है। ऐसे ही उस टाइम बॉर्डर पर जो टैक्स लगता था उसे कहते थे चुंगी टैक्स या ऑक्ट्री। और इसने
मॉनेटरी पॉलिसी के लेवल पर जो हमारी आज की करेंसी है वो भी शेरशाह सूरी ने दी। इसने सिल्वर का एक कॉइन चलाया और जिसे हम कहते हैं रुपया या रुपीस। तो रुपया या रुपीस सबसे पहले जो चलाया वो शेरशाह सूरी ने चलाया और आज भी हम उसकी करेंसी यूज करते हैं। साथ में दाम कॉपर का दाम भी शेरशाह सूरी ने चलाया। ऐसे शेरशाह सूरी ने इकोनॉमिक लेवल पर काफी चीजें की। साथ में रोड का डेवलपमेंट करवाया और एक हाईवे जो काफी ज्यादा फेमस रहता है जीटी रोड, उसको बनवाया शेरशाह सूरी ने, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे अभी नेशनल हाईवे 2 कोलकाता से लेकर मथुरा और फिर पंजाब तक जाता है। पहले कोलकाता से लेकर आगरा तक था। इस हाईवे का डेवलपमेंट भी शेरशाह सूरी ने करवाया। साथ में सराया मार्केट भी डेवलप करवाई। सराय एक ऐसा प्लेस जहां पर आप कोई भी सामान, गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं। और इन सरायों के पास पोस्ट चौकी कि देखते रहना कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, या कोई ट्रेड का सामान खरीदने आए या लेने आए तो उससे थोड़ा सा टैक्स वसूल कर लें। तो ऐसे शेरशाह सूरी ने काफी बड़े लेवल पर रिफॉर्म किया और इसका फायदा हमें आज भी मिलता है और अकबर को सबसे ज्यादा मिला। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। शेरशाह सूरी का जैसे ही टाइम खत्म होगा, हुआ क्या कि शेरशाह सूरी और उसकी सेना एक वॉर लड़ने गई थी और उस वार में दूसरे के किले को थोड़ा खत्म करने के लिए एक बम छीला दूसरे सोल्जर ने और गलती से वो बम शेरशाह सूरी पे गिर गया। तो वहां पर सोल्जर भी मारे गए और शेरशाह सूरी भी। तो शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। शेरशाह सूरी की डेथ होने के बाद ही हुमायूं भगा भगा आया और हुमायूं ने गद्दी पकड़ ली। 1955 में हुमायूं आता है। उसके बाद हमने देखा हुमायूं की डेथ हो जाती है लाइब्रेरी से गिर के। उसके बाद हुमायूं की अचानक डेथ होने की वजह से एक रूलर उभरता है जिसका नाम है हेमू, और हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है। ये बात अकबर और उसके जो भी प्रोटेक्टर थे उनको पता चली कि भाई हेमू ने गद्दी पर कब्जा कर लिया है। तो उसके बाद 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 में होता है और इसमें एक तरफ अकबर जो अपने मुगल रूलर होने की वजह से दावा करता है गद्दी पर, दूसरी तरफ हेमू, इसे लगा जब शेरशाह सूरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इन दोनों के बीच बैटल हुआ लेकिन इसमें जीता अकबर और 1556 से अकबर रूलर बना मुगल एम्पायर का।
अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605, काफी लंबे टाइम तक अकबर रूल करेगा। और इंडिया में अकबर द ग्रेट ग्रेट बनेगा। इंडिया में अकबर से पहले एक और पर्सनालिटी ग्रेट हुई थी जिसका नाम था अशोक, अशोका द ग्रेट। और अशोक के बाद अकबर द ग्रेट। ये मिडेवल टाइम में हुआ। और उसके बाद महात्मा गांधी मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे रूलर हैं, रूल बेशक नहीं किया लेकिन ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते हैं। और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जिनकी आज भी हमारी करेंसी पर फोटो है। तो कहीं ना कहीं ऐसे रूलर जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया, और गांधी जी ऐसे एक्सेप्शन हैं जो रूलर भी नहीं रहे उसके बावजूद भी नाम रहा, लेकिन नेशनल मूवमेंट में पब्लिक के सपोर्ट के साथ बहुत सारे कैंपेन चलाए, इस वजह से ग्रेट पर्सनैलिटी कहलाए। तो अकबर अपना एक ग्रेट एम्पायर बनाना चाहता था, लेकिन ग्रेट एम्पायर बनाने के लिए आसान काम नहीं था अकबर के साथ। पहली बात तो ये, मुगलों के अंदर ही कुछ छोटी मोटी बातें चलती रहती थी कि अकबर छोटा है, अकबर को ही निपटा दिया जाए। साथ में कुछ लोग लालची होते थे, उलेमा लोग, वो अपने फायदे के लिए चीजें करना चाहते थे। तो अकबर को इन चैलेंजेस से भी लड़ना था और अपनी टेरिटरी को भी मजबूत करना था। तो इन सारी चीजों के लिए अकबर किया। और अकबर रिलीजियस लेवल पर काफी लिबरल पॉलिसी चलाएगा। अकबर को पता था अगर मुझे ग्रेट रूलर बनना है तो रिलीजियस लेवल पर टॉलरेंस अपनानी पड़ेगी। तो आप देखेंगे अकबर ऐसे ही काम करेगा जिससे रिलीजियस टॉलरेंस बने। और जोधाबाई से शादी होगी, राजपूतों का दिल जीतेगा। राजपूतों को चाहिए थी रेस्पेक्ट, अकबर को चाहिए थे ऐसे सोल्जर जो काफी ज्यादा पावरफुल हों। तो राजपूतों के साथ फैमिली रिलेशन बनाएगा, राजपूतों को ये रेस्पेक्ट देगा और वो इसके प्रति काम करेगा। तो अकबर इस लिबरल पॉलिसी के थ्रू कई काम करता है। 1562 में अकबर नॉन मुस्लिम को स्लेव बनाने की जो ट्रेडिशन था उस पर प्रोहिबिशन लगा देगा। बोलेगा अब कोई नॉन मुस्लिम को अपना स्लेव नहीं बनाएगा, दास नहीं बनाएगा। तो ये हिंदू लोगों को, अदर रिलीजन के लोगों को बहुत अच्छी बात लगी। फिर 1563 में अकबर रिलीजियस जो जर्नी होती थी, कोई किसी अपने रिलीजियस प्लेस की यात्रा करता था, उस पर जो टैक्स लगता था उसका भी एंड कर देगा। बोलेगा अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, एंड हो गया। इससे और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी अकबर की। फिर 1564 में अकबर जजिया टैक्स को भी हटा देगा। जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम पे लिया जाता था और बोला जाता था कि हम लोग मुस्लिम रूलर हैं, उसके बावजूद भी आप अपना रिलीजन अपना पा रहे हो तो इसकी सेफ्टी के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अकबर
1575 में एक असेंबली बनवाता है, इबादत खाना। इबादत खाना, इबादत का मतलब होता है वर्शिप प्लेस। और इस इबादत खाना में जितने भी मुस्लिम के लीजन से जुड़े हुए गुरु हैं उनको बुलाएगा, मौलवियों को, और उनसे कुछ क्वेश्चन करेगा। बताइए अल्लाह की जात क्या है, अल्लाह का रंग क्या है। तो अकबर को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भाई इनके बारे में जानूं, लीजन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है। लेकिन अकबर ने एक चीज देखी, मौलवी लोग आपस में बड़े लड़ते हैं और कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो इबादत खाना ओपन किया सबसे पहले मुस्लिम के लिए, लेकिन अकबर को बात जमी नहीं। तो उसके बाद अकबर ने 1578 में इस इबादत खाना को ऑल रिलीजन के लिए ओपन कर दिया और सबको बोला भैया आप लोग आओ। तो अकबर ने जब ये ओपन किया तो बहुत सारे धर्मगुरु गए। अकबर को उनकी बातें अच्छी लगी तो अकबर ने बहुत सारी चीजें अपनाई। ऐसे धीरे धीरे जब इन रिलीजियस गुरुओं की रेस्पेक्ट बढ़ने लगी तो पब्लिक को भी लगा कि अकबर अच्छा है, और ये रिलीजियस गुरु के कुछ फॉलोअर थे, वहां भी वो तारीफ करते थे कि अकबर बहुत अच्छा है, मैं भी मिल के आया। तो धीरे धीरे अकबर की पॉपुलैरिटी पब्लिक में बढ़ने लगी। फिर उसके बाद अकबर ने 1579 में एक पेपर रिलीज किया जिसका नाम है मजहरनामा। नामा, इस पेपर में दो लेवल पर चीजों को बांटा गया। एक जो रिलीजियस टॉपिक है उनको, रिलीजियस इशू। दूसरा नॉन रिलीजियस इशू। रिलीजियस इश्यूओं पर अलग पॉलिसी, नॉन रिलीजियस पे अलग पॉलिसी, मतलब जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए अलग। और इस वजह से अकबर ने कोशिश की कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो और सबको आसानी हो मेरे यहां रहने में या मेरे रूल में लाइफ को जीने में। अकबर की एक और खास बात, ये मुस्लिम रिलीजन में सूफी जो कल्ट था उसको काफी ज्यादा मानता था, और सूफी लोग बहुत लिबरल थे, इसलिए अकबर के जो थॉट थे वो भी लिबरल हुए। और सूफियों में भी ये चिश्तियों को काफी ज्यादा मानता था, जो इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हुए। और इसने धीरे धीरे पब्लिक का प्यार गेन किया और एक ग्रेट रूलर के रूप में सामने आया। और अकबर ने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों को अपने यहां बुलाया, उनको रेस्पेक्ट दिया, जिनमें कुछ लोग थे जैसे एक व्यक्ति बाना, ये थे पारसी संत। इनके साथ बैठक की, इनको साथ में कुछ चैरिटी में दिया भी, और फिर बाद में दस्तूर जी राणा, इनके साथ भी अकबर बैठा। दस्तूर जी राणा,
ये भी पारसी संत। ऐसे ही हिंदू संत, उनके साथ भी उसने अपने अच्छे रिलेशन बनाए। और उस टाइम के फेमस हिंदू संतों में पुरुषोत्तम, इनके साथ अकबर बैठे। जैन संत, उनके साथ भी अकबर के अच्छे रिलेशन थे। हरि विजय सूरी, सूरी। और सबसे लास्ट में ईसाई संत या क्रिश्चियनिटी, इसके जो संत थे मोजरेट, इनके साथ। ये नाम मैंने क्यों बताए, कई बार क्या होता है आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से लोग अकबर के टाइम पीरियड में थे। तो अकबर के टाइम पीरियड में ये लोग थे, ये संत थे। तो एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अकबर की एक और खास बात, हिस्ट्री बहुत ज्यादा लिखवाई। अकबर के टाइम हमें सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक मिलती है। अकबर वैसे खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी प्रजा से लिखवाते बहुत थे। और सबसे पूछते रहते थे कि अच्छा तुम क्या करते थे, जी मैं बाबर के यहाँ पानी लाता था। तो लिखो, तुम भी लिखो, तुमने कैसे हेल्प किया। और अगर तुम्हें लिखना नहीं आता तो मुझे बता दो, मैं एक लिखवाने वाला बोल दूंगा, आप बस स्टोरी बताते जाओ। तो ऐसे अकबर ने बहुत सारे टेक्स्ट लिखाए। इसलिए अकबर की जो भी चीजें हैं उनका पूरा रिकॉर्ड हमें मिलता है। और जब अकबर मजहरनामा रिलीज करता है, जो अभी हमने देखा कि भाई उसमें रिलीजियस और नॉन रिलीजियस टॉपिक को डिवाइड किया गया। और मजहरनामा में एक बात बोली जाती है कि अकबर अर्थ पर अल्लाह की शैडो है। अकबर पृथ्वी पर अल्लाह की परछाई है। और इसलिए अकबर की बात को ना मानना मतलब आप लोग अल्लाह की बात को नहीं मान रहे। और जब ये बात एक ट्रेवलर स्मिथ को पता चलती है तो वो बोलता है, पता है अकबर क्या बनना चाहता था? तो अकबर पोप बनना चाहता था। जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होता है, ऐसे ही स्मिथ बोलता है अकबर पोप बनना चाहता था, मतलब रिलीजियस हेड। लेकिन अकबर का मेन पर्पस अपनी एक पॉलिसी, सुलह ए कुल, मतलब सबके साथ आपसी भाईचारे से रहना। सुलह ए कुल, पीसफुल तरीके से सोसाइटी में रहना, ये इसकी पॉलिसी थी। फिर आगे चल के अकबर एक और पॉलिसी रिलीज करता है, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। और अकबर, ये दीन ए इलाही एक तरीके से सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था। जैसे अभी हमारी गांव में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे ही दीन ए इलाही अकबर का सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था। और ये लोगों को कुछ मोरल वैल्यू सिखाना चाहता, जैसे अशोक ने पॉलिसी ऑफ धम्मा में किया, ऐसे ही ये
कुछ पैम्पलेट पे छपवा कर लोगों को समझाना चाहता है। जैसे मोदी जी लिखते हैं कि भाई इन चीजों को हमें अपनाना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे ही अकबर भी अपनी पब्लिक को कुछ चीजें सिखाना चाहता था, और इसी के लिए इसने दीन ए इलाही बनवाया। और इसने बोला अपने करेक्टर में कुछ चीजों को अपनाना है। तो किसी ने पूछा क्या, तो पहले बोलता है आपको लिबरल रहना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी। साथ में फॉरगिवनेस, दूसरे को क्षमा कर देना है, लड़ना नहीं है। साथ में सॉफ्टनेस, आप थोड़े से सॉफ्ट तरीके से प्यार से किसी से बात करो। साथ में बोलता है माइनर वुमेन एंड ओल्ड वुमेन के साथ कोई शादी ना करे। मतलब मैरिज के लिए एक उम्र को सजेस्ट करने की बात है। तो अकबर बोलता है कि भैया गैप ज्यादा मत रखो, ये नहीं कि राजा 60 साल का वुमेन 10 साल की, ऐसे शादियां मत करो। या राजा 40 का वुमेन 80 की, आप ऐसे शादियां कर लो। तो ऐसे शादियां आपको नहीं करनी। साथ में बोलेगा वन वाइफ, एक से ज्यादा शादियां मत करो, एक ही पत्नी रखो। साथ में बोलेगा जो आप लोग किसी की डेथ होती है और डेथ के बाद जो खाना पीना खिलाते हो या भोज देते हो, उस भोज को डेथ से पहले ही दे दो। मतलब जो वो आदमी जिंदा है उसके अंदर लाइफ है, उसी टाइम दे दो। तो मरने के बाद नहीं, मरने से पहले ही खाना खिला दो, जिससे वो इंसान भी देख सके। तो ये बातें भी अकबर बोलता है। साथ में बोलता है मनी, रिलीजन एंड रेस्पेक्ट, इनमें से कोई एक या ये सभी किंग को दे दो। और किंग कौन था? अकबर खुद। तो अकबर बोल रहा था कि भैया इनमें से कोई चीज सीखो और मुझे दे दो, या तो अपना धन दे दो, या अपना रिलीजन दे दो, या अपना रेस्पेक्ट दे दो। और जो स्मिथ ने कहा कि पोप बनना चाहता था, तो वो वाली बात थोड़ी सी सही नहीं लगती। क्योंकि अगर दीन ए इलाही कोई रिलीजन वाली बात थी, तो रिलीजन के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? दीन ए इलाही की एक बुक होनी चाहिए थी, एक मंदिर होना चाहिए था, या मस्जिद होनी चाहिए थी। लेकिन ना तो दीन ए इलाही की कोई बुक हमें मिलती है, ना कोई ऐसी चीज मिलती है कि भाई अकबर ने एक पर्टिकुलर पर्सन को बोला हो कि भाई ऐसे चलाना है। तो ये ऐसे ही था जैसे पॉलिसी ऑफ धम्मा, कोई रिलीजन नहीं था। और इसमें दीन ए इलाही को अपनाना वॉलेंट्री भी था, किसी भी पब्लिक पर कंपलसरी नहीं था। और अकबर के टाइम लगभग 22 लोगों ने ये ज्वाइन किया। इन 22 में से एकमात्र हिंदू जो था वो थे बीरबल, अकबर के सबसे करीबी दोस्त। और आपने सुना होगा अकबर बीरबल की कहानी। तो अकबर का दोस्त बीरबल इसमें शामिल हुआ। तो ये हमने अकबर की पॉलिसी जाना, और अकबर ने कैसे एक ग्रेट एम्पायर का बेस बनाया। तो उसका बेस था रिलीजियस पॉलिसी, सबके साथ टॉलरेंस के साथ रहना, ये इसका बेस था। तो आज की क्लास यहीं तक थी।
अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। निकिता जी, आपको समझ आया? अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो।